हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कि आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आप सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, रीट हो गया, केवीएस हो गया, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। और फिलहाल के लिए अभी हमारी जो मैथ्स पेडोलॉजी चल रही है, जहां पे हम बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन आपको डेली पर डेली दे रहे हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर सेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर तो कर दोगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए आज हमारी चलने वाली है मैथ्स पेडोलॉजी की पहली क्या क्लास, ये फोर्थ क्लास है। यानी कि हम इससे पहले क्लास नंबर 1, क्लास 2 और क्लास 3 दे चुके हैं, और जहां पे हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, चाहे वो हिंदी पेडोलॉजी हो गई, चाहे वो सीडीपी हो गई या फिर साइंस हो गई। मैंने बेहतरीन टॉपिक दिए हुए हैं आपको, एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ में। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से क्या करने वाले हैं, मैथ्स के कुछ बढ़िया से क्वेश्चन जो 100 टाइम रिपीट होते हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप खुद देखिएगा, एक बेहतरीन पीपीटी के साथ में हम सारे क्वेश्चंस में आपको बताने वाले हैं, एकदम बढ़िया पीपीटी के साथ में, एकदम डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता दूं, बल्कि केवल आपको रोट लर्निंग करवा दूं, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं विधिवत आपको पूरी तरीके से हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर बताऊंगा, और आई होप सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिए, और नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे और पढ़िएगा। अरे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, और हो सके तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना। वही चीजें हैं कि कितना भी अच्छा पढ़ लेंगे, जब तक आप खुद से उन पे एनालिसिस नहीं करेंगे, एक बार रिवाइज करने का तो मौका दीजिएगा ना, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको खुद पता है कि इतना जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, डिटेल में अच्छे से पढ़ते रहिएगा। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के, क्या लिखा हुआ है, एक पोलिया साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात यहां पे बोली जा रही है। क्या बात बोली गई, यानी निम्नलिखित में से कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं, कि पोलिया, यानी एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है पोलिया, के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। यानी एक साइंटिस्ट है जिनके अकॉर्डिंग जो है वो क्रम पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रम जो है वो सही है, किसकी बात कर रहे हैं, यानी एक क्रम की बात कही गई, वो है पोलिया के अकॉर्डिंग। चलिए पढ़िएगा। देखो, पोलिया की अगर बात करी जाए तो इन्होंने बताया था कि जैसे मान लीजिएगा आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिएगा आपको कोई टॉपिक दिया गया है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले जब आपको टॉपिक दिया जाएगा तो पहले क्या करोगे, पहले आप समझोगे ना, उसको अंडरस्टैंड करोगे, देन उसके बाद में आप समस्या के बारे में समझने के बाद में आप क्या करोगे, योजना को तैयार करोगे कि किस तरीके से हमको करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, तो सबसे पहले मैंने समझा कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊं, देन उसके बाद मैंने योजना तैयार करी कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा सकता हूं पीपीटी के माध्यम से। देन योजना को कार्यान्वित करूंगा, यानी फिर मैंने आपको शूट किया, आपके सामने मैं आया, देन उसके बाद में हमने पुनः एक बार चेक करके एडिट करके वीडियो डाल दिया। क्लियर। तो यही बात यहाँ पे पोलिया की बात करी जाए तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, समस्या को समझोगे, यानी सबसे पहले क्या करोगे, आप समझोगे, फिर उसके बाद में आप योजना को तैयार करोगे, फिर योजना को कार्यान्वित करोगे, और कार्यान्वित करने के बाद में आप पुनः जांचोगे। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। समस्या को समझोगे, ठीक है, योजना को तैयार करोगे, लेकिन पुनः जांचोगे। पुनः जांचना तो सबसे बाद में होगा ना, यानी सारा काम जब आप कर लोगे, देन उसके बाद में एक बार चेक करोगे जब आप प्रिंट आउट के लिए भेजोगे ना। तो ये तो बाद की बात हो गई। यहाँ पे योजना तैयार करना, सबसे पहले आप योजना तैयार करोगे, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड तो कर लो कि क्या हमको समझना है, यानी क्या है, समस्या क्या है, यानी टॉपिक है क्या, है ना, मुद्दा है क्या, उसको समझना पहले है। फिर आगे क्या बोलोगे, फिर से यहाँ पे अजीब गरीब बात कर दी, योजना को तैयार करना। पहले योजना नहीं तैयार करनी है, पहले आपको समस्या को अंडरस्टैंड करना है कि मुद्दा है क्या, है ना। फिर उसके बाद में आपको योजना तैयार करके कार्यान्वित करके उसके बाद में आपको पुनः प्रिंट करने के लिए, जांच करने के लिए भेजना है। क्लियर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है, और ये क्वेश्चन वो है जो 100 टाइम रिपीट होता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बात बोली गई है, और सारे क्वेश्चंस एकदम डिटेल में पढ़ेंगे बढ़िया से। तैयारी आपकी बढ़िया चली रही होगी, और सीटेट का नोटिफिकेशन और यूपीटेट का साथ में नोटिफिकेशन आने वाला है, दोनों के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। खुद पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा।
देखो क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी यहां पे इन्होंने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की अवधारणाओं की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में कह रहे कि इसके संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी इन्होंने हमसे क्या किया है, निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है। क्या पूछा है? निगेटिव पॉइंट पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। देखो अगर बात करी जाए तो अमूर्त प्रकृति ये तो मैथमेटिक्स की होती है, सत्य नहीं पूछा गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो श्रेणीकरण पद्धति भी होती है, तर्क संगति तो होता है, लेकिन मूर्त प्रकृति नहीं होती। क्या होती है? मूर्त प्रकृति जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए 2 सेकंड ऑप्शन जो हमारा डी ऑप्शन है वही करेक्ट है। गलत जो पूछा गया था वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत था। मैं आपको एक बात बता दूं कि सारी की सारी इसमें ऑफिशियल आंसर की है, मैंने कुछ भी अपने पास से बनाना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया तो डी ऑप्शन जो है वही नेगेटिव है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात करी गई। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है। यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो बच्चे के चिंतन, यानी ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जहां पे बच्चे जो है चिंतन की बात हो रही, चिंता की बात नहीं हो रही। ठीक है? यहाँ पे गणितीकरण की सूचक यानी मैथमेटिक्स की नेचर की कौन सा चिंतन होगा यहाँ पे। यानी हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के चिंतन में सहायक होगी, यानी जहां पे बच्चा डिफरेंट वे में सोच सके, समझ सके, तो उस ऑप्शन की बात करी जा रही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि गणितीय संप्रेषण यानी जब आप गणित को पढ़ते हो तो केवल आप फॉर्मूले यानी सूत्र वगैरह हैं उनको ही पढ़ के आप कर सकते हो? तो ऐसे है कि आप रोटर लर्निंग ना करवा दो, रटा दो बच्चे को, है ना? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि केवल सूत्र के माध्यम से दुनिया टिकी पड़ी है, कि केवल आपने बच्चे को सूत्र सिखाया है तभी बच्चे की मैथमेटिक्स जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का उपयोग और उत्तरों की जांच उत्तर की कुंजी से करना। क्या बात कर दी गई यहाँ पे, यानी प्रश्न जो है उसको हल करने के लिए मानक क्रियाविधि, केवल मानक क्रियाविधि आप प्रश्न के उत्तर को चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आगे पढ़िएगा, आगे क्या बोल रहे हैं आप, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है। आगे आइएगा, शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना। यानी शिक्षक यानी टीचर जो है उसने जो क्रियाकलाप जो एक्टिविटीज करवाई है केवल उन्हीं पे ध्यान दोगे केवल, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल गलत बात यहाँ पे बोली गई। यानी सबसे बढ़िया जो थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इसमें क्या बोला गया, आसपास की, क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, कह रहे कि आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना। यानी जो बच्चे के एनवायरनमेंट के अपने अराउंड बच्चा देखता है, जैसे मान लीजिएगा बच्चा जब ऑब्जर्व करता है उसके आसपास की चीजों के बारे में, यानी अपने आसपास की चीजों को जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो उनके बारे में डिफरेंट टाइप से सोचेगा ना कि ये है क्या, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, तो उनका अनुमान लगाएगा। क्या अनुमान लगाएगा? कल्पना करेगा और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ में विचार विमर्श करेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या इस ऑप्शन से बेटर ऑप्शन हमें मिल सकता है कि बच्चा जो है क्लासरूम में टीचर से भी इंटरेक्ट कर रहा है ना, अपने सहपाठी, अपने दोस्तों यारों से क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है समझने की, अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों के प्रति, यानी चर्चा कर रहा है किसी विषय के प्रति, यानी कोई टॉपिक जो है उसके प्रति अपने टीचर से भी डिस्कशन कर रहा है और अपने सहपाठी जो उसके साथ में रहते हैं, जो उसके दोस्त यार हैं, उनसे भी जो है डिस्कशन कर रहा है ना। तो बच्चा सबसे ज्यादा यहीं पे एक्टिव है ना। ये पेडागॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव दिखे, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा, कभी भी आपका ऑप्शन गड़बड़ नहीं होगा। 100 में 10% मैं बोल रहा हूं। क्लियर? आपको इतना पता होना चाहिए कि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी जब सीटेड नेक्स्ट जो सीटेड हुआ था 2024 में 15 और जो 14 और 15 दिसंबर को, उसमें से 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। 20 लाख लोगों ने फॉर्म, मैं ये वीडियो डाल चुका हूं ना, मैंने बता रखा है कि 20 लाख लोगों, मैं लिखित में बता रहा हूं ये चीजें कि 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 17 लाख लोग जो थे सेंटर पे पेपर देने के लिए गए थे। पास कितने हुए? केवल 3 लाख लोग पास हुए हैं। अब खुद देखिएगा, इतनी एजुकेशन मिल रही है उसके बावजूद इतने लोग फेल हो रहे हैं। तो आप क्या है यहाँ पे, क्या है, तो आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है ना। काम करते रहिएगा, लोग तो आएंगे जाएंगे, उनका तो काम ही है बोलना, है ना। लोग आपको सबसे, वो कहते हैं ना कि एक लाइन है, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, लोग जीने नहीं देंगे जब आप काम करोगे, है ना। और जब आपको लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, समझ जाना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। क्लियर? लोग बोलते तभी है जब आप कुछ करते हो, जब आप कुछ करोगे नहीं, जब बंद कमरे में पड़े रहोगे तो लोग आपको कहां से बोलेंगे ना। तो वही है, जब आप काम करोगे और अच्छे से वर्क करोगे चीजों के प्रति, वही ना, काम करने की कोशिश करोगे, तभी लोग जलेंगे, तभी लोग बोलेंगे, और आपको उनको इग्नोर करना है, बस आगे कर बढ़ते रहना है, और एक ना एक दिन आपको वही है, सक्सेस तो मिलने वाली है जब आप काम करोगे। ठीक है? तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे क्या बोला गया है। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहेगी। पढ़िएगा क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के कारण, गोली होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और तकुआकार हो गया है, इसका अर्थ क्या है। पढ़िएगा ऑप्शंस को, सारे ऑप्शन को, और फिर मुझे बताइए कि इसका अर्थ क्या है। प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं है, यानी जो प्राइमरी क्लासेस है, प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चों, जो टीचर्स होते हैं यानी विद्यालयों के जो शिक्षक होते हैं उनमें पारस्परिक संवाद यानी संप्रेषण, आपस में वो बातचीत नहीं करते हैं क्या, ऐसा इसलिए है, यानी जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल जहां क्लासेस चलती हैं वहां के टीचर्स आपस में बात नहीं करते। तो ये केवल प्राइमरी में नहीं, ये हर जगह होता है ना। एक दो आपको मिल ही जाएंगे ऐसे बोलने वाले, है ना, जो आपको वही है जो आपको पसंद नहीं होंगे या फिर वो आपको पसंद, आप उनको पसंद नहीं होगे ना। हर जगह पे पॉलिटिक्स है, तो वही बात यहाँ पे है, केवल प्राइमरी स्कूलों में ऐसा नहीं हो सकता, हर जगह पे ये मैटर फैला पड़ा हुआ है, ठीक है, हर लाइन में, केवल प्राइमरी स्कूलों में ही नहीं। आगे लिखा हुआ है कि गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय, यानी जो गणित पाठ्यक्रम यानी गणित का जो सिलेबस है उसमें विषयों का जो परिचय है वो कठिनाई के, यानी कठिन बोला, केवल गणित में ही कठिनाई के साथ में पेश किया गया है, ऐसा नहीं यार, सब में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब में कुछ ना कुछ एक बात है अपने हिसाब से रखा गया है सिलेबस, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता यार। आगे देखिए, गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेश से गणित पाठ्यक्रम के परिणाम में वृद्धि हुई है, केवल गत वर्षों के कारण ऐसे परिणाम में वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं हो सकता यार। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बढ़िया बचा हुआ है कि पाठ्यक्रम के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है, यानी सिलेबस कभी कम किया गया है कभी ज्यादा किया गया है, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके कि अनुगणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ये जो मेथड होते हैं ये गणित के अध्ययन के लिए उपयोगी। देखो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ सब्जेक्ट कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको कम ज्यादा किया गया है, यानी सिलेबस में कुछ काट छांट किया गया है जिसकी वजह से वहां पे नई चीजें लाके ऐड की जा सके ना, इस वजह से इस ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। और सी ऑप्शन जो डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है। सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है, यानी यहां पे बोले कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा यानी प्राइमरी जो स्कूल्स हैं, किसकी प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही, किसकी बात हो रही, प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है कि प्राइमरी क्लासेस के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है, यानी जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे बच्चे का आप आकलन कर सको कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा हुआ है और कितना वो पढ़ सकता है, कितना उस मतलब आप एक आइडिया लगा सको, तो ये कौन सा ऑप्शन है बताइएगा। एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर, देखो जहां पे रटने की बात आ जाए, स्मरण की जहां पे बात आ जाए तो आपको तुरंत काट देना है, क्योंकि स्मरण रटना तो है ही नहीं, रोट लर्निंग पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। आगे पढ़िएगा, बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिगत परीक्षा, यानी बच्चे जिस तरीके से सीख रहे होते हैं, जिस तरीके से वो अधिगम कर रहे होते हैं उनके अनुसार एक व्यक्तिगत परीक्षा, आप एक परीक्षा करवा दोगे ऐसे में आकलन हो जाएगा। तो ये तो देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई, निगेटिव पॉइंट पूछा गया था, तो बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिगत परीक्षा, ठीक है, तो ये तो आप टेस्ट लेते रहोगे ना भाई, टेस्ट तो आप वीकली ले रहे हो, मंथली ले रहे हो, टेस्ट तो होते रहेंगे। आकलन के लिए आईसीटी पर आधारित उपकरणों का उपयोग, ठीक है, आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज तो करोगे, तो ये भी सही है। आगे अवधारणा मानचित्र, ठीक है, मानचित्र भी आपको, आप एसएसटी पढ़ा रहे हो तो आपको मानचित्र यानी क्या नाम नक्शे भी दिखाने पड़ेंगे बच्चों को समझाने के लिए। तो निगेटिव पॉइंट क्या था, तो गलत जो था वो यही था, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था, है ना। रोट लर्निंग की बात आ जाए तो वही हमारा जो गलत था वही सही है, क्योंकि पूछा इन्होंने हमसे गलत है। बात कर ले यहाँ पे अधिगम की, अधिगम क्या होता है, अधिगम की बात करें तो अधिगम जो होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आप कोशिश करते हो, मान लीजिएगा किसी भी चीज को जब आप सीखने की कोशिश करते हो, रूल पढ़ते हो, रेगुलेशन पढ़ते हो, नियम पढ़ते हो, तो वहां पे जो होता है वो अधिगम होता है। और अर्जन जो होता है जो आप अपने एनवायरमेंट से सीखते हो, यानी आपके आसपास आपके वातावरण में जैसे लोग रह रहे होते हैं उनसे जब आप इंटरेक्ट करके खुद कर उनका अनुकरण करके जब आप सीखते हो तो वो अर्जन होता है, भाषा अर्जन।
लेकिन अधिगम जो होता है जहां पे आप रूल नियम रेगुलेशंस पढ़ते हो तो वो हमारा अधिगम होता है। क्लियर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, पढ़िएगा और जवाब जरूर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। लिखा हुआ है 6 और 7 का योग 13 है। यहां पे बोला गया कि 6 और 7 का योग जो है वो 13, यानी 6 और 7 को जब आपने ऐड किया तो एक नंबर बना जो है 13 है। यह एक का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ये उदाहरण है, बताइए मुझे कमेंट करके कि इसका ये किसका उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सन 2017 में भी रिपीट हुआ है, 19 में भी आया है। इसका ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। देखो यहाँ पे बात करी जाए कि 6 और 7 का योग 13 है, यह उदाहरण किसका है। देखो अगर बात करी जाए तो यहाँ पे परिभाषा की तो बात हो नहीं रही। क्या बात हो रही परिभाषा की कि यहाँ पे 6 और 7 का योग बोल देगा तो ये परिभाषा है। क्या ये मुक्त वाक्य है? नहीं। क्या ये संयोजन समुच्चय बोधक वाक्य है? समुच्चय बोधक वाक्य नहीं है। तो ये साध्य है, एक प्रतिज्ञाप्ति है। ये क्या है? साध्य और प्रतिज्ञाप्ति जो होती है वो नंबर आप योग से होती है रिलेटेड। ठीक है, तो 6 नंबर समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और पढ़िएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया। देखो जियो बोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जियो बोर्ड जो होता है वो ज्यामितीय क्रियाकलापों से रिलेटेड होता है, यानी जहां पे ज्यामिति मटेरियल हम देखते हैं, यानी ज्योमेट्री का जो मटेरियल यानी वो होता है ना, तो उससे रिलेटेड होता है जियो बोर्ड। अब बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो अगर बात करें किसकी, जियो बोर्ड की, किसकी, जियो बोर्ड की बात करें कि जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है क्या? अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। देखो जहां पे मैंने अभी बोला था कि ये ज्यामितीय अवधारणाओं से रिलेटेड होता है, लेकिन जब आप मूर्त प्रदर्शन देते हैं तो इसीलिए पहली बात तो अगर आपको जियो बोर्ड समझ में आ जाए, सामने आ जाए, तो आप पहले नंबर में ज्यामितीय अवधारणाओं के साथ में जाइए, कभी गलती नहीं होगा, है ना। ये मटेरियल से रिलेटेड होता है, किससे? अन्वेषण, जहां पे आप प्रयोग करते हो, जहां पे आप प्रयोग करते हो, यानी लैब में जाते होंगे जब आप फिजिक्स वगैरह की, तब वहां पे आप डिफरेंट टाइप से प्रयोग करते हो, यानी एक्सपेरिमेंट करते हो ज्यामितीय आकृति के साथ में, जब आप मैथ पढ़ रहे होते हैं ना। अभी हम मैथ पैडालॉजी कर रहे हैं तो वो मैथ से रिलेटेड है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, पढ़िएगा। आउट ऑफ 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप भी बोर नहीं होंगे और हम भी आपको पढ़ा के बोर नहीं होंगे। सेशन कैसा लग रहा होगा तो लाइक शेयर यार कर देना। पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। यानी निम्नलिखित में से, यानी यहाँ पे कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो संख्या ज्ञान के विकास, यानी जो नंबर जो होते हैं, संख्या ज्ञान, नंबर नॉलेज जो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा सही नहीं है, और इन्होंने हमसे क्या किया है, निगेटिव पॉइंट पूछा है। बताइएगा कौन सा संख्या ज्ञान के लिए सही नहीं है। देखो यहाँ पे पंक्तिबद्धता की बात करें तो ये तो सही होता है, पदानुक्रम की बात करें तो ये भी सही होता है, वर्गीकरण की बात करें ये भी सही होता है, आत्म केंद्रित यानी इकोसेंट्रिज्म जो होता है ये कोई भी बात यहाँ पे नहीं है जो संख्या ज्ञान के विकास में संबंधित नहीं है। कौन सा? आत्म केंद्रित जो होते हैं, यहाँ की प्याजे बात करते हैं इसकी। प्याजे ने क्या कहा था? प्याजे ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं और उन्होंने डेवलपमेंट के स्टेजेस को बांट दिया है ना। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर आपको सीटेट यूपीटेट वगैरह देना है तो आप सीडीपी पढ़ लीजिएगा। सारे जो सब्जेक्ट हैं, सीडीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, पेडालॉजिकल मैथ चाहे साइंस हो गया, सारे क्वेश्चन वो सीडीपी पे बेस्ड होते हैं, है ना। पेडालॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन आपसे इजीली आसानी से हो जाएंगे। क्लियर। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला गया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया। किसकी बात हो रही है? कह रहे हैं कि एक गणित की क्लासरूम है, गणित की परीक्षा, और गणित की परीक्षा में यानी कोई गणित की परीक्षा यानी पेपर हो रहा है, सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया है, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या हैं। एक उदाहरण है, किस बात का ये उदाहरण यहाँ पे बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि एक अध्यापिका है सुश्री फातिमा, जिन्होंने पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे कोई दो संख्याएं हैं जिनको ऐड करके 17 बनाया गया है। तो ये संख्याएं जो है वो किसका उदाहरण है? कैसा क्वेश्चन हो सकता है? क्या ये बहुविकल्पी? देखो संख्याओं का योग बोल दिया गया तो ये बहुविकल्पी थोड़ा ना होगा। संदर्भ की बात तो यहाँ पे करी नहीं जा रही। बंद सिरे वाला प्रश्न है, नहीं भाई, ये एक मुक्त सिरे वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, सारे बेहतरीन ढंग से। क्लियर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है।
गणितीय भाषा सहायक होती है। गणितीय भाषा जो होती है यानी मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो किस चीज में सहायक होती है, बताइएगा मुझे कि गणित की भाषा जो होती है कहाँ कहाँ पे आपकी सहायता करती है। क्या आप सब्जी खरीदने जाते हो तो वहां पे गणित की भाषा सहायक होती है कि नहीं होती भाई? आगे बोलिएगा क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने में। बिल्कुल सही बात है, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तार्किक क्षमता लगा के, बुद्धि लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ जब पढ़े लिखे होंगे, यानी मैथ की आपका गणित का नॉलेज होगा तो आप तार्किक बुद्धि लगा सकते हो वहां पे, ठीक है। संप्रेषण और वाचन कौशल को भी देखो, संप्रेषण और वाचन कौशल की बात तो हिंदी लैंग्वेज में करते हैं। अब आप हिंदी सीख रहे होते, इंग्लिश सीख रहे होते, तो जब वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप जब होती हैं तब आप भाषा को सीखते हो। तो ये किससे रिलेटेड है? ये तो हमारा भाषा से रिलेटेड, तो ये तो गलत हो गया। तार्किक कौशल को विकसित करना, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में किसकी बात? तार्किक, यानी जब आप तर्क करते हो, डिस्कशन करते हो, डिबेट कर लेते हो आपस में, तो वो हमारा सही है। तो हमारा ए और सी जो है एकदम करेक्ट है। ए और सी कहां पे? डी ऑप्शन में है ए और सी। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे आगे। देखो एज अ टीचर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो इतने नॉर्मल वर्ड्स तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बुद्धि लगाने वाली बात नहीं हो रही कि आप दिमाग लगा रहे हो तब जाके आप आंसर को दे पा रहे हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है यार, और सीटेड हवा हवा में निकल जाएगा अगर मेरे साथ आप कनेक्ट होते हो। पहली बार आए हो तो आप पहले पैटर्न को एक बार देख लीजिएगा, देन उसके बाद में क्लासेस अटेम्प्ट करिएगा। मैंने सीटेड का पूरा पैटर्न डाल रखा है, जल्दी मैं यूपीटेड की भी क्लासेस लाऊंगा, क्योंकि यूपीटेड भी जस्ट ही आउट होने वाला है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सहयोगिक यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है, सहयोगिक यानी जब आप डिस्कस करते हो, आपस में डिबेट कर लेते हो, सहयोग कर लेते हो, एक्टिव यानी सक्रिय की बात करें, अधिगम को प्रोत्साहित करता है, अधिगम की प्रक्रिया प्रयासपूर्ण होती है। यानी ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जहां पे बच्चा एक्टिव होगा और आपस में सहयोग कर रहा होगा। देखिएगा, छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मानदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। मे भी हो सकता है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। शिक्षक 2 अंकों वाली संख्याओं की गणन की प्रक्रिया शेयर करते हैं और छात्रों को उसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केवल उसी प्रकार के जो से प्रश्न करोगे वैसे प्रश्न बच्चों को दोगे, यार ऐसा नहीं हो सकता, डिफरेंट टाइप से बच्चों को समझाइए। छात्रों को निर्देश देते हैं, केवल निर्देश दोगे क्या कि वे प्रश्नों को हल घर पर करें और उसे अध्यापक के पास जमा करें। केवल घर पर ही करो, बच्चा स्कूल में भी तो पूछ सकता है। प्रत्येक छात्र को गणितीय खेल और पहेलियां उपलब्ध कराना और उन्हें उनके उत्तरों को साझा करने के लिए कहना। देखो सबसे पहले अगर डी ऑप्शन के साथ में जाते तो जा सकते थे, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मानदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही थी, तो जब क्लासरूम में जब डिस्कस, जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है घर में जाके, अभी तो आप घर में पढ़ रहे हो ना, है ना, तो वही मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ कि जब टीचर ने आप क्लास में पढ़ाया, देन उसके बाद में जब आप घर में गए तो आपने टीचर की बातों को एनालिसिस किया कि टीचर ने आज मुझे क्या क्या सिखाया है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि विचार विमर्श जो हुआ था कक्षा में, उस अकॉर्डिंग बच्चा जो घर में जो है आकृतियों का वर्गीकरण कर रहा था। तो यहाँ पे बच्चा जो है जो सक्रिय है, कैसा है, एक्टिव है, इसीलिए हम इस ऑप्शन के सामने जाएंगे। तो 11 क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है? यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया, मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट नहीं? समस्या समाधान तो होता है, दृष्टिकरण भी होता है, निरूपण भी होता है, अनुकूलन समस्या समाधान का थोड़ी ना है भाई। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक अडाप्ट करने की प्रक्रिया है कि मान लीजिए आप किसी भी कहीं पे जगह पे जाते हो तो आपको 2 दिन 3 दिन वहां के एनवायरनमेंट में ढलने में टाइम लग जाता है ना। तो अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब आप एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर लेते हो, यानी जैसा भी वातावरण होता है उस अकॉर्डिंग अपने आप को जब ढाल लेते हो, तो उस प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। और बात करें, एक होता है अनुकूली विकिरण। क्या होता है? एक होता है अनुकूलन और एक होता है अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण के बारे में हार्डी वीनबर्ग जी ने बताया था कि अनुकूली विकिरण का मतलब ये होता है कि जैसे एक माँ बाप है, एक पेरेंट्स हैं, उनके 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं, ए, बी और सी और डी। इन चारों ने क्या किया है, जब घर में इनकी शादी वादी कर दी गई तो ये चारों अलग अलग देशों में, जैसे अलग अलग जगहों पे जाके बस गए। जैसे कोई दिल्ली चला गया, कोई कनाडा चला गया, अलग कोई हरियाणा चला गया, मतलब अलग अलग जगहों पे चले गए और वहां जाके इन्होंने विवाह वगैरह शादी वादी करके अपना डेवलपमेंट कर लिया। तो विकास जो होता है वहां पे जाके बस जाना और वहां पे अपना विकास कर लेना, तो उस प्रक्रिया को हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। इस बात को अभी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे।
देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, आगे भी 14 भी है यार। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया। प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं, क्या बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। क्या प्राइमरी लेवल पर शाब्दिक समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि देखो यानी जब प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें शाब्दिक समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों, बताइए मुझे, क्यों शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पे छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादन करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल। तो बिल्कुल यहाँ पे सही बात बोली गई। आगे देख लेते हैं। ये गणित की भाषा पढ़ाने का एकमात्र साधन है। भाई एकमात्र साधन नहीं होता है ना, एक साधन है, एकमात्र साधन नहीं, और भी तरीके होते पढ़ाने के, है ना। शाब्दिक समस्याओं का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाता है। ऐसा होता है, केवल अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाएगा? अरे यार, ये हल करने में आसानी होती है, इसलिए विद्यार्थियों को गणित में बेहतर अंक प्राप्त करने का मदद मिलती है। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता। छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादन करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना और महत्वपूर्ण कौशल है किस बात का, यही हमारा ए ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है, जहां पे बच्चा एक्टिव है। देखो यहाँ पे बच्चा एक्टिव है, जब आप बच्चा बात कर रहा हो, समझ रहा होगा, ज्ञान को अर्जित कर रहा होगा, तो वही करेक्ट होगा ना। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोला गया है। लास्ट क्वेश्चन है, बता के जाइएगा कि यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल आपके दैनिक जीवन से रिलेट वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी, आपने घर में सांप सीढ़ी तो भाई खेली होगी ना, सांप और सीढ़ी का गेम तो लूडो वगैरह खेला होगा ना, उसी की बात हो रही है। सांप सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है किससे। क्या सांप सीढ़ी जब आप खेलते हो तब आप मेजरमेंट करते हो, मापन करते हो, हैं, आकृतियों को पढ़ते हो, ज्यामिति पढ़ते हो, संख्याओं के नंबर पढ़ते हो, यानी 1 2 3 एक पिट गया, ये हो गया, वो हो गया। लूडो खेलते हो तो वहां पे क्या होता है, संख्याओं को पढ़ते हो ना यार, है ना, मेजरमेंट थोड़ी ना करते हो, आकृतियों को थोड़ी ना पढ़ते हो, ज्यामिति थोड़ी ना, तो संख्याओं को पढ़ते हो। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे होंगे। सेशन कैसा लगा आपको वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको कहां पे डाउट रह गया। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट रहेगा वो मुझे बता के जाइएगा। फिलहाल के लिए तो ये ऑफिशियल आंसर की है, फिर भी अगर आपका डाउट है तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, चेक करने की एक बार कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जब मैं वीडियो लाऊंगा तो उस क्वेश्चन को फिर से मैं उसी में समाहित कर लूंगा। क्लियर। सेशन आपको कैसा लगा और आउट ऑफ 14 आपने कितने सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो यार लाइक शेयर तो कर ही देना और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। और एक अभी जस्ट हम यूपीटेट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, और जैसे सीटेट और यूपीटेट मतलब कि सीटेट और का नोटिफिकेशन तो आने वाला है, यूपीटेट का भी इसी मंथ में आने वाला है, वही पता नहीं क्यों डिले हो रहा है। फिलहाल के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच मेरे यार, आप पढ़ने के लिए आए, पढ़ते रहिएगा, चीज़ों के प्रति एनालिसिस करते रहिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच यार, थैंक यू यार।